जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में हम पुष्पों का जो परागण होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यह हेडिंग में लिखा हुआ है परागण, जिसे आप पॉलिनेशन के नाम से भी पढ़ते हैं। तो ये होता क्या है, तो किसी एक ही जाति के, ऐसा नहीं है कि अलग अलग जाति के फूलों, एक ही जाति के फूलों में परागकोश से, अब परागकोश कहाँ पर होता है, मुख्य रूप से एंथर वाला भाग। तो इसको हम समझेंगे डायग्राम की सहायता से। बेसिकली क्या होता है, एक हिस्सा होता है नर जनन अंग, जिसे हम कहते हैं पुंकेसर। दूसरा होता है स्त्री केसर, जो कि मादा जनन अंग होता है। तो पुंकेसर का ये वाला हिस्सा, जिसे आप कहते हैं परागकोश या फिर एंथर, यहाँ से इसके जो परागकण है इनका उड़कर जाना, किसी भी कीट के द्वारा यहाँ से निकल कर यहाँ पर पहुँच जाना, ये क्या होता है, इतना इतना स्त्री केसर का वर्तिकाग्र, या इसी को आप स्टिग्मा कहते हैं। तो पुंकेसर के परागकोश में उपस्थित परागकणों का किसी माध्यम से उड़कर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है उसी को आप क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ परिभाषा में लिखा है कि एक ही जाति के फूल में परागकोश से परागकणों का मुक्त होकर पुष्प के जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया परागगण या फिर पॉलिनेशन कहलाती है। ठीक है, अब आगे है इसमें परागण के प्रकार। तो बेसिकली दो प्रकार से पेड़ पौधों में परागण की क्रिया पूर्ण होती है। एक होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसमें स्वपरागण अर्थात सेल्फ पॉलिनेशन। तो जब एक पौधे पर उपस्थित फूल के परागकण उसी पौधे के फूल के वर्तिकाग्र या उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य फूल के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, तो उस घटना को अपन स्वपरागण कहते हैं। जैसे कोई एक नीम का पौधा है, उसी नीम के किसी एक फूल से, या तो उसी फूल के अंदर या फिर उस फूल से उसी पेड़ के किसी दूसरे फूल तक, यदि क्या कह रहे हैं, जो परागण है उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उस घटना को अपन स्वपरागण कहते हैं। और इस परागण के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इस बात को आप इसमें याद रखेंगे। डायग्राम की सहायता से हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। और ये वाला जो परागण है ये भी कितने प्रकार से हो जाता है, आगे चल के दो प्रकार का। कौन सा वाला, स्वपरागण। तो बेसिकली मान लो ये एक पेड़ है, इस पेड़ का ये एक फूल है, इस फूल में क्या है, ये पॉलन ग्रेन है, और ये क्या है, इसका स्टिग्मा है। तो इसी फूल के इस पराग कण को यहाँ तक यदि आप पहुँचा रहे हैं वर्तिकाग्र तक, तो ये क्या लाएगा आपका, क्या, ऑटोगैमी परागण। ठीक है, और यदि मान लो ये एक ही पेड़ के दो अलग अलग फूलों में हो रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं गैमेटोगैमी। तो मुख्य रूप से जो स्वपरागण होता है वह एक ही पेड़ के अंदर होता है, और ये भी कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से। यदि एक ही फूल में हो रहा है तो उसे अपन ऑटोगैमी कहते हैं, और यदि उसी पेड़ के दो अलग अलग पौधों फूलों में हो रहा है तो उसे अपन गैमेटोगैमी कहते हैं, जैसा कि नीचे यहाँ परिभाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, और इस परागण में आपको एक बात महत्वपूर्ण याद रखना है कि स्वपरागण के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा आईएमपी है। ठीक है, अगला है इसमें परपरागण, जिसे आप क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो जब एक ही पौधे के पुष्प का परागण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उस घटना को अपन परपरागण कहते हैं। कहने का मतलब इतना होता है इसमें कि एक ही प्रजाति के हमारे पास पेड़ हैं जो कि कुछ दूरी पर लगे हुए हैं। एक पेड़ मान लो ए बिंदु पे लगा है, दूसरा पेड़ मान लो बी बिंदु पे लगा है, और उनके फूलों के बीच में यदि परागकोश का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है पराग कणों का, तो उस घटना को अपन कहते हैं परपरागण। ठीक है, और इसके लिए हमें किसी न किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिंदु ए से हमें कहाँ ले जाना है, बिंदु बी तक। तो ले जाने के लिए किसी न किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता आवश्यक होती है, और ये माध्यम या तो कीट होगा, वायु होगा, या फिर क्या होगा, आपका जल होगा। ठीक है, आगे इसमें कि परपरागण आगे चल के दो प्रकार का होता है। इसमें पहला होता है हमारा एलोगेमी और दूसरा होता है हाइब्रिडाइजेशन।
तो जो एलोगैमी होता है इसमें क्या होता है, जब एक ही प्रजाति के दो अलग अलग पौधे के फूलों के परागण का ट्रांसफर वर्तिकाग्र तक होता है तो उसे अपन एलोगैमी कहते हैं। जैसे ये आम का पौधा है, ये भी आम का पौधा है, दो अलग अलग पौधे हैं एक ही प्रजाति के, तो यहाँ से ट्रांसफर होकर दूसरे फूल तक पहुँच रहा है तो उसे अपन एलोगैमी कहते हैं। ठीक है। दूसरा प्रकार है इसमें हाइब्रिडाइजेशन, इसको हिंदी में संकरीकरण कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक ही प्रजाति के पेड़ पौधे ना होकर दो अलग अलग प्रजाति के पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। मुख्य रूप से ये प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से संभव नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि आम के पेड़ का जो फूल है उसका परागण किसी दूसरे पेड़, जैसे मान लो कि जामुन का पेड़ है वहां पे जाके वो परागण कर ले, तो ये इसमें संभव नहीं होता है। इसे प्रयोगशाला में वैज्ञानिक विधि से कृत्रिम तरीके से तैयार किया जाता है। तो इसमें आप याद रखेंगे कि जब दो अलग अलग प्रजाति के पौधों के पुष्पों के मध्य परागण का ट्रांसफर किया जाता है तो उस घटना को संकरीकरण या फिर हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और यह परागण प्राकृतिक क्रिया विधि से कभी भी संभव नहीं होता है। यह केवल कब होता है, किसी भी कृत्रिम विधि से प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों के द्वारा इसका तैयार किया जाता है। तो ये दो विधि हैं पर परागण की, दोनों विधि आपको इसमें याद रखना है। ठीक है। अब आगे हैं इसमें परागण की विधियां। और ये परागण की विधियां किसमें होती हैं, जब हम पर परागण की बात करते हैं, दो अलग अलग पौधों की बात करते हैं। सबसे पहला होता है कीट परागण। तो यदि किसी कीट के द्वारा हम परागण करवाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एंटोमोफिलिस, और यह सबसे उपयुक्त और सर्वश्रेष्ठ परागण का तरीका माना जाता है। कीटों के द्वारा परागण सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। दूसरा होता है वायु परागण, इसको बोलते हैं अपन एनेमोफिलिस। तीसरा हो जाएगा जल परागण, तो जल के परागण की प्रक्रिया को हाइड्रोफिलिस कहा जाता है। तीसरा नेक्स्ट है हमारा जंतु परागण, यदि जीव जंतुओं के द्वारा परागण की प्रक्रिया पूरी की जाती है तो उसे अपन जूफिलिस कहते हैं। अगला है पक्षी परागण, यदि पक्षियों की सहायता से परागण की प्रक्रिया होती है तो उसे ऑर्निथोफिलिस कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें घोंगे के द्वारा, तो घोंगे के द्वारा जब परागण की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है तो उसे मैलेकोफिलिस कहा जाता है। और सबसे लास्ट में इसमें चमगादड़ के द्वारा परागण, तो किसी भी पेड़ पौधे में यदि चमगादड़ के द्वारा परागण की क्रिया की जाती है तो उसे क्रिप्टोफिलिस कहा जाता है। तो ये कुछ विधियां हैं जो कि पर परागण में प्रयुक्त की जाती हैं पॉलिनेशन के लिए। ठीक है। आगे है इसमें एक नोट बिंदु जिसमें बताया गया है कि सबसे छोटे फूल, और फूल का नाम क्या है, बॉल्फिया। तो इसमें परागण की क्रिया कीट के द्वारा होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, एंटोमोफिलिस। और जो सबसे बड़ा फूल होता है जिसे अपन रैफ्लेशिया कहते हैं, इसमें परागण की क्रिया जंतु के द्वारा होती है, और वो जंतु कौन होता है, हाथी। ठीक है। जिसे अपन क्या कहते हैं, जूफिलिस कहते हैं। ठीक है। तो दोनों बातें आपको याद रखना है कि सबसे छोटे बॉल्फिया में परागण की क्रिया कीट के द्वारा होती है और सबसे बड़े फूल रैफ्लेशिया में परागण की क्रिया जंतुओं के द्वारा होती है। आगे है गेहूं, चावल और अनाजों में परागण की क्रिया मुख्य रूप से वायु से होती है जिसे अपन एनेमोफिलिस कहते हैं। ठीक है। अब आगे इसमें हेडिंग है फर्टिलाइजेशन, जिसे आप निषेचन कहते हैं। तो ये होता क्या है, जब पेड़ पौधों के फूलों में मुख्य रूप से परागण की क्रिया पूरी हो जाती है तो उसके बाद की जो क्रिया होती है उसे अपन निषेचन कहते हैं। तो परागण की क्रिया के फलस्वरूप के क्रिया क्या कहलाती है, आपकी निषेचन कहलाती है। इसमें होता क्या है, तो इस क्रिया में पराग नली स्त्री केसर के बीजांड में प्रवेश करके बीजा अंडासन को भेदती हुई भ्रूण पोष तक पहुंचती है, और वहां पर क्या होता है, पुंकेसर के जो परागकण होते हैं उनको वहीं जाके छोड़ देती है, और छोड़ने के बाद में एक नर युग्मक एक अंड कोशिका के साथ में आके जुड़ जाता है। सिंपल सी बात इतनी है, जिस प्रकार से मनुष्यों का जो शुक्राणु होता है वह मादा के अंडाणु के साथ में युग्मित होता है, उसी प्रकार से पेड़ पौधों के लिए जो नर जनन अंग का परागकण होता है वह मादा जनन अंग के अंड कोशिका में जाके जुड़ता है, तो उसी घटना को अपन क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो ये बात आप इसमें याद रखेंगे। आगे है इसमें युग्मनज, जिसे आप इंग्लिश में जायगोट कहते हैं। तो ये होता क्या है, यह बीजाणु के भिद की सबसे पहली इकाई होती है।
इसमें मुख्य रूप से पुंकेसर के परागकण का स्त्री केसर के अंडाशय के साथ में मिलना होता है। तो जब कभी भी पुंकेसर का परागकण स्त्री केसर के अंडाशय के अंड कोशिका के साथ में मिलता है तो उसी घटना को अपन युग्मनज कहते हैं और यह बीजाणु भित्ति की सबसे पहली इकाई होती है। ठीक है, आगे है इसमें युग्मक, जिसे आप बोलते हैं जैमेट। तो नर युग्मक और मादा युग्मक का अलग अलग रहना क्या कहलाता है? युग्मक कहलाता है। और युग्मक को ही अपन हैप्लाइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे है इसमें निषेचन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें सबसे पहला बिंदु है कि आवृत बीजी जो पौधे होते हैं उनमें निषेचन की क्रिया को अपन त्रिक संलयन या फिर ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो जितने भी आवृत बीजी प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं उनमें जब उनके फलों के अंदर या उनके फूल के अंदर निषेचन की क्रिया पूरी हो रही होती है तो वह किस प्रकार की होती है? त्रिक संलयन होती है। ठीक है, आगे है इसमें कि निषेचन के बाद क्या क्या होता है। तो जब किसी भी फूल के अंदर निषेचन होना शुरू होता है तो उसके बाद फूल का जो बीजांड होता है वह मुख्य रूप से बीज में परिवर्तित हो जाता है और जो युग्मनज होता है वह भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय जो होता है वह फल में परिवर्तित हो जाता है और अंडाशय की जो भित्ति होती है वह फल भित्ति का निर्माण करने लगती है। और सबसे लास्ट में कि त्रिसंयोजक केंद्रक जो होता है वह भ्रूण पोष का निर्माण करता है। तो ये सभी की सभी बातें आपको इसमें याद रखना है। जब किसी भी फूल के अंदर निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है तो फूल का कौन सा वाला भाग किस भाग में परिवर्तित होता है, ये बात आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, आगे है इसमें कि फूल का जो बाह्य दलपुंज होता है, दलपुंज, पुंकेसर, वर्तिका और जो वर्तिकाग्र होते हैं, इन सभी का निषेचन के बाद में क्या होता है? तो ये सभी के सभी निषेचन के बाद में मुरझाकर अपने आप उस फूल से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। इससे पहले जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने अंडाशय, फलवृत्ति इत्यादि के बारे में पढ़ा था, वो सभी क्या होते हैं? अपने आप को परिवर्तित करते हैं निषेचन के बाद में। लेकिन जो फूल के अन्य भाग होते हैं जो कि यहाँ पे लिखे हैं, ये सभी के सभी मुरझाकर क्या होते हैं? फूल से अलग हो जाते हैं। केवल होता क्या है, जो मिर्च होती है उसके अंदर का जो बाह्य दलपुंज होता है वह मुरझाकर नीचे नहीं गिरता है, वह उसके फल के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, आगे है इसी में कि भ्रूण पोष जो होता है फल के अंदर, उसका जब निर्माण होता है तो उसके लिए 2 परागण और 3 अंडाणुओं की आवश्यकता होती है। तो जब किसी फूल के अंदर 2 परागण और 3 अंडाणु आपस में मिलते हैं तो उसके अंदर भ्रूण पोष का निर्माण होता है। और भ्रूण पोष का काम क्या होता है? फूल के अंदर जो भ्रूण बन रहा है उसको मुख्य रूप से पोषण प्रदान करना, जब तक कि वो फल में परिवर्तित नहीं हो जाता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि किसी भी फूल के अंदर भ्रूण पोष का निर्माण कैसे होता है? तो 2 परागण और 3 अंडाणु से जोड़ के। ठीक है, और इसका मुख्य काम होता है भ्रूण को पोषण प्रदान करना, जिसे अपन क्या कहते हैं? अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। जिस प्रकार से जब कोई बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा होता है तो माँ से ही उसे क्या होता है? पोषण प्रदान होता है। तो उसी प्रकार से जब कोई फूल के अंदर कोई भ्रूण बन रहा होता है तो उसे पोषण देने का काम कौन करता है? भ्रूण पोष करता है। ठीक है, और भ्रूण पोष में हमेशा त्रिसंलयन निषेचन होता है। ठीक है, आगे है इसमें कि भ्रूण का निर्माण किससे होता है? तो भ्रूण का निर्माण मुख्य रूप से एक परागकण और एक अंडाणु से मिलकर होता है। और जब ये 2 चीजें आपस में मिलती हैं तो इसे अपन क्या कहते हैं? द्विनिषेचन कहते हैं। ठीक है, अब आगे है इसमें अगला हमारा फूल का भाग। अब आगे है इसमें हमारा अगला पुष्प का भाग। नहीं 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 नहीं, अब आगे है इसमें हमारा पादप की आकारिकी का आखिरी वाला भाग, जिसे हम क्या कहते हैं? फल कहते हैं। इससे पहले की क्लासेस में हमने जड़, तना, पत्ती, फूल के बारे में पढ़ लिया है और हमारा ये लास्ट पार्ट बचा है जिसमें हम फल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला बिंदु लिखा है फल का निर्माण मुख्य रूप से अंडाशय से होता है। तो सबसे पहला प्रश्न इसी के को आप बना के याद रखेंगे। दूसरा बिंदु है कि परिपक्व जो अंडाशय होता है उसी को अपन क्या कहते हैं? फल का नाम देते हैं। तो जब अंडाशय मुख्य रूप से परिपक्व होकर पक जाता है तो उसी को अपन क्या कहते हैं? फल कहते हैं। अगला है परिपक्व अंडाशय की जो दीवार होती है जिसे अपन भित्ति कहते हैं,
को ही क्या कहते हैं, फल भित्ति कहते हैं। फल भित्ति को अंग्रेजी में पेरिकार्प कहा जाता है। ये नाम भी आप इसमें याद रखेंगे, ठीक है। आगे है इसी में, फल भित्ति मोटी या पतली दोनों प्रकार की हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि फल किस प्रकार का है। यदि फल छोटे आकार का है तो उसकी फल भित्ति पतली होती है। फल यदि बड़े आकार के होते हैं तो उनकी फल भित्ति मोटी होती है। आगे है, मोटी फल भित्ति में मुख्य रूप से 3 परतें पाई जाती हैं और वो परतें निम्न प्रकार हैं। ये कोई फल है हमारा जिसकी फल भित्ति मुख्य रूप से 3 प्रकार की है। यदि सबसे बाह्य परत की बात करते हैं तो इसे अपन इपिकार्प कहते हैं। बीच वाला जो गूदा होता है जिसे अपन खाते हैं उसे अपन कहते हैं मीजोकार्प। और जो बीज होता है उसके चारों तरफ पर जो आवरण होता है उसे अपन कहते हैं एंडोकार्प। तो मुख्य रूप से किसी भी फल के अंदर की जो भित्तियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। सबसे बाहर वाली को इपिकार्प कहते हैं, बीच वाले को मीजोकार्प कहते हैं और अंदर वाली को एंडोकार्प कहते हैं। और ये सभी के सभी तीनों आपस में मिलकर पेरिकार्प का निर्माण करते हैं, जिसे अपन कहते हैं फल भित्ति। अब मुख्य रूप से ये जो फल भित्तियां बन रही हैं, ये क्यों बन रही हैं, क्या काम होता है इनका फल के अंदर, तो ये बात लिखी है मैंने नीचे। तो किसी भी फल के अंदर फल भित्ति का मुख्य काम होता है कि जो भी आने वाला नया बीज बन रहा है उसको चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान करना। यदि उस बीज को सुरक्षा नहीं मिलेगी तो वो बीज क्या होगा, जन्म लेने से पहले ही क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। तो नए बीज की सुरक्षा के लिए ये फल क्या करते हैं, अपने अंदर अलग अलग प्रकार की परतों का निर्माण करते हैं। ऐसा नहीं है कि फल इसलिए बन रहा है कि हम खाएं उसे, हमें खाने के लिए फल नहीं बनता है, नए बीज के निर्माण के लिए फल का निर्माण किया जाता है, जिससे क्या होता है, उच्च गुणवत्ता वाला बीज समय पर क्या तैयार हो सके, ठीक है। अब आगे है इसमें फलों के प्रकार। तो फलों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। पहले होते हैं निषेचन के आधार पर, दूसरे होते हैं निर्माण के आधार पर और तीसरे होते हैं फल भित्ति के आधार पर। तो ऐसे फल जो कि निषेचन के आधार पर होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं सत्य फल, दूसरे होते हैं असत्य फल और तीसरे होते हैं अनिषेच फल। तो पहले हम जानते हैं इसमें सत्य फल क्या होता है। तो ऐसे फल जिनमें अंडाशय का निषेचन होता है, केवल अंडाशय का, तो उन्हें अपन कहते हैं सत्य फल। और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आम, नारियल, टमाटर, अंगूर और अमरूद आते हैं, ठीक है। दूसरा है असत्य फल। तो ऐसे फल जिनमें पुष्पासन, बाह्य दलपुंज, दलपुंज इत्यादि का निषेचन होता है उन्हें अपन असत्य फल कहते हैं। इसके अंतर्गत सेब, नाशपाती, कटहल, अंजीर, अनानास, खीरा इत्यादि आते हैं। तीसरा है हमारा अनिषेच फल, जिसे आप पार्थेनोकार्पी भी कहते हैं। तो ऐसे फल जिनमें निषेचन की क्रिया मुख्य रूप से उल्टी होती है। यदि कोई भी पेड़ का जो फूल है यदि वह उल्टा हो जाए तो मतलब निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, अंडाशय में। अंडाशय में ना होकर यदि वो वर्तिकाग्र में हो जाए, क्योंकि फूल जब उल्टा होगा तो उसके जो अंडाणु होंगे वह क्या हो जाएंगे, वर्तिकाग्र में आके पहुंच जाएंगे और वहीं पर उसका क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ऐसे फल जिनमें फूल उल्टा हो जाता है और अंडाशय में उपस्थित अंडाणु वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, तो वर्तिकाग्र में ही क्या होता है, परागण की क्रिया और निषेचन की क्रिया दोनों हो जाती है, जिससे वहीं पर फल का निर्माण हो जाता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से केला, पपीता और अंगूर आते हैं, ठीक है। अगले हैं निर्माण के आधार पर फल। तो ऐसे फल जो कि 3 भागों में बटे होते हैं निर्माण के आधार पर, सरल फल, पुंज फल, इसी को अपन समूह फल भी कहते हैं, और सबसे लास्ट में ग्रंथिल फल। तो सरल फल का मतलब ऐसे फल जिसमें एक फूल से केवल एक ही फल का निर्माण होता है उसे अपन कहते हैं सरल फल। इसके अंतर्गत अमरूद, केला, नारियल, नींबू, मौसमी, सेब, नाशपाती, पपीता इत्यादि आते हैं। दूसरा है पुंज फल या समूह फल। ऐसे फल जिनके एक फूल से एक से ज़्यादा फल का निर्माण होता है उन्हें अपन कहते हैं पुंज फल। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से संतरा, मौसमी, गेहूं, मक्का, जौ, धान, गेंदा, लीची, काजू इत्यादि आते हैं। और तीसरा है संग्रहित फल। ऐसे फल जिनमें मुख्य रूप से क्या होता है, अंडाशय के साथ साथ दलपुंज, बाह्य दलपुंज का भी क्या हो जाए, निषेचन हो जाए, और निषेचन होने के बाद में एक वो बड़े आकार का रूप ले लेते हैं, तो उसे अपन कहते हैं संग्रथिल फल।
इसके अंतर्गत मुख्य रूप से सहतूत, बरगद, गूलर, अंजीर और कटहल आते हैं, क्योंकि इनका आकार होता है बड़ा। अंडाशय के साथ साथ दलपुंज और बाह्य दलपुंज का भी इनमें निषेचन हो जाता है। ठीक है, अगले हैं सरस फल, और दूसरा कौन सा है इसी का, शुष्क फल। तो ऐसे फल जिनमें जो फल की भित्तियां होती हैं, मुख्य रूप से उन तीनों में अंतर स्पष्ट होता है, तो उसे अपन कहते हैं सरस फल। और जो फल गीले होते हैं जैसे अंगूर, और ऐसे फल जो समय के साथ साथ उनकी जो फल की भित्तियां होती हैं तीनों वो सूख जाती हैं, उनमें तीनों में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें आप कहते हैं शुष्क फल। जैसे अंगूर को यदि आप सुखा लेंगे तो वो क्या होगा, किशमिश बन जाएगा, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, शुष्क फल कहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ ओरली आपको तीनों प्रकार के फलों के प्रकार पढ़ा दिए। इसकी जो पीडीएफ होगी उसमें मैं इन सभी बातों को जिक्र कर दूंगा जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, लेकिन कम से कम इसको आप एक बार जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।